हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर जेनेटिक बायो क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन का पार्ट 12 भाग 12। इसमें हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा जनन तंत्र के पार्ट 3 भाग 3 का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कहता है द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। अंडाशय से द्वितीयक अंड कोशिका के स्रावित होने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। कहने क्या मतलब है, जब ओवरी से ओवम निकल जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है, तो इस प्रोसेस को मतलब ओवरी से ओवम निकलने के प्रोसेस को, अंडाशय से अंडाणु के निकलने के प्रोसेस को इंग्लिश में ओव्यूलेशन कहते हैं और हिंदी में अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक है। कहता है इट अकर्स ड्यू टू द रेप्चरिंग ऑफ ओवरियन फॉलिकल एंड द वॉल ऑफ द ओवरी। यह प्रक्रिया अंडाशय पुटक तथा अंडाशय भित्ति के फटने कारण होता है। ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि जो ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है, अंडोत्सर्ग प्रोसेस होता है, मतलब ओवरी से अंडाणु निकलता है, यह कैसे निकलेगा? स्वाभाविक बात है, जब तक ये जो फॉलिकल है और इसके अंदर अंडाणु है, ठीक है, तो जब तक ये फॉलिकल नहीं फटेगा तब तक ये अंडाणु कैसे निकलेगा? तो वही बात कहता है कि यह प्रक्रिया अंडाशय पुटक मतलब ओवरियन फॉलिकल के फटने से होता है। ओवरियन फॉलिकल फटेगा, उसके बाद ओवरी का जो वॉल है, ये वॉल भी फटेगा। ठीक ना, ओवरी की जो भित्ति है, परत है, ये भी फटेगा। मतलब फॉलिकल का भी परत फटेगा या फॉलिकल भी फटेगा और ओवरी का भित्ति भी फटेगा, वॉल भी फटेगा। इस तरह से तब जो ओवम है, अंडाणु है, वो बाहर निकलेगा। तो ओव्यूलेशन प्रोसेस कब होता है ना? फॉलिकल के फटने से होता है और साथ ही ओवरी के वॉल के फटने से होता है। ठीक है। कहता है जनरली वन सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड इन एवरेज ड्यूरिंग 28 डेज बाय अल्टरनेट ओवरीज बाय द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सामान्यतः मासिक चक्र की प्रक्रिया द्वारा वैकल्पिक अंडाशय से प्रत्येक 28 दिन में एक द्वितीयक oocyte निकल जाता है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि सामान्यतः जनरली, हम लोग जनरल केस की बात कर रहे हैं कि इसमें मासिक चक्र प्रक्रिया द्वारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस प्रक्रिया द्वारा प्रत्येक 28 दिन पे एक ओवरी से, है ना, सेकेंडरी oocyte, द्वितीयक oocyte क्या होता है, बाहर निकल जाता है। वो जो ओवम बाहर निकल रहा था ना, तो वो ओवम कितने दिन पे निकलता है? जैसे कि एक ओवरी, फीमेल में 2 ओवरी होती है, मादा में 2 अंडाशय होती है, एक दायां एक बायां। ठीक है ना। तो 28 दिन पे अगर इस अंडाशय से अंडाणु निकल रहा है तो अगला 28 दिन पे फिर इससे निकलेगा। मतलब एक ओवरी 28 दिन का टाइम लेती है अंडाणु निकालने का अंडाशय से। ठीक है। और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में मासिक चक्र कहते हैं। ठीक है। इन रिप्रोडक्टिव फेज फीमेल प्रोड्यूस अबाउट 450 सेकेंडरी oocyte मतलब ओवम इन देयर लाइफ टाइम 40 to 50 years of age, in some case 45 to 55 years of age। कहता है कि जब फीमेल रिप्रोडक्टिव फेज में चली जाती है, जब कोई मादा जनन अवस्था में चली जाती है, तो वह जो है ना, 450 अपने पूरे जीवन काल में, अपने पूरे लाइफ टाइम में, है ना, 450 ओवम प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है। क्योंकि जो उसका लाइफ टाइम होता है रिप्रोडक्टिव फेज का, वो 40 से 50 साल का होता है। किसी किसी महिला में 45 से 55 साल का होता है। इस पे 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक फीमेल अपने लाइफ टाइम में कितने ओवम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑप्शन था 4, 40, 400 या 4000। तो इसका सही आंसर होगा 400। क्यों? क्योंकि एक फीमेल का अगर एवरेज हम लोग जोड़े तो 15 साल में वो ओवम देना स्टार्ट करती है और वो जो है 45 साल तक ओवम प्रोड्यूस करती है। ठीक है। 45 एक्सेस जो होता है 45 से लेकर 55 तक प्रोड्यूस करती है। 45 हम लोग मान के चलते हैं कि वो ओवम देना अगर 15 साल की उम्र में उसका मेंस पहला स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टाइम उसका मेंस 15 साल की उम्र में स्टार्ट हुआ है और 45 साल की उम्र में ख़त्म हुआ है, तो इसके बीच का अगर हम लोग साल निकालें, ठीक ना, तो इसके बीच में साल कितना हो जाता है? 30 साल उम्र हो जाता है इसका। ठीक ना। जो रिप्रोडक्टिव फेज में जो इसकी जो अवस्था होती है वो 30 साल की हो जाती है। और अगर इसका हम लोग मंथ निकालें, क्योंकि प्रत्येक मंथ एक ओवम देती है, मतलब प्रत्येक 28 दिन पे एक ओवम देती है, तो इस 30
साल का 30 ईयर का 30 ईयर का जो हम लोग अगर मंथ निकाले तो कितना हो जाएगा, 360 मंथ के आसपास हो जाता है, मतलब 360 है ना मंथ के आसपास हो जाता है। अगर हम लोग 45 एज तक जोड़े, 45 के एज तक जोड़े, अगर 55 तक जोड़ते हैं, 15 से 55 जोड़ते हैं तो ये 400 के मतलब 400 के अप्रोक्स में चला जाता है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 400। इस बात को दिमाग में रखेंगे, एक फीमेल जो है अपने लाइफ टाइम में 400 से लेके 450 ओवम प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, उसका एक्सेस लाइफ टाइम होता है ओवम देने का 40 से लेके 50 ईयर तक, या किसी किसी फीमेल में 5-10 साल ज़्यादा होता है, मतलब 45 से लेके 55 ईयर्स तक। ठीक है, मैं इसे हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। मादा अपनी जीवन काल के जनन अवस्था में लगभग 450 द्वितीयक अंडकोशिका मतलब अंडाणु का निर्माण करती है। यह 40 से 50 साल तक या 45 से 55 साल तक की उम्र तक निकलता है। ठीक है, इन एडिशनल टू रिलीजिंग एन oocyte द फॉलिकल आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन। अंड कोशिका निकलने के अलावा पुटक हार्मोन भी निकालता है। क्या कहता है कि जब ओवम निकल जाता है, oocyte जब निकल जाता है ओवरी से, मतलब ओव्यूलेशन प्रोसेस हो जाता है, अंडोत्सर्ग हो जाता है, तो उसके बाद जो फॉलिकल है, जो पुटक है, वो क्या करती है, हार्मोन का भी स्राव करती है। ठीक है, अब वो कौन सा हार्मोन है वो हम लोग जान लेते हैं। कहता है when the follicle is maturing some of the follicular cell produce estrogen hormone mainly estradiol। जब पुटक परिपक्व होता है तब पुटकीय कोशिकाएं एस्ट्रोजन निकालती है जिसका मुख्य हार्मोन एस्ट्राडियोल होता है। ठीक है, कहने क्या मतलब है कि जब फॉलिकल पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाती है, पुटक पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है, तब फॉलिकल की जो सेल्स होती है, पुटक की जो कोशिकाएं होती है, वो जो है एस्ट्रोजन हार्मोन निकालती है। ठीक है, यहाँ पे आप एस्ट्रोजन कर लीजिएगा। ठीक है, एस्ट्रोजन निकालती है, और एस्ट्रोजन में तो बहुत सारे हार्मोन होते हैं। ठीक ना, तो उन्हीं में से जो मुख्य हार्मोन होता है, जो मेन हार्मोन होता है, उसका नाम है एस्ट्राडियोल। ठीक है, मेन हार्मोन का नाम क्या है, एस्ट्राडियोल है। तो एस्ट्रोजन का मेन हार्मोन का नाम क्या है, एस्ट्राडियोल है, जो कौन निकालता है, फॉलिकल का सेल निकालता है। ठीक है, कब, जब फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तब। आफ्टर ओव्यूलेशन मेनी ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स रिमेन इन द कोलेप्सिड फॉलिकल ऑन द सरफेस ऑफ द ओवरी। अंडोत्सर्ग के बाद बहुत सारे पुटकीय कोशिकाएं अंडाशय के सतह पर चिपके पुटक के अंदर बचे रहते हैं। कहता क्या है कि जब फॉलिकल जब डिजेनरेट कर जाता है, मतलब टूट जाता है और उससे ओवम निकल जाता है, तो उस अंडाशय के सतह पर, उस अंडाशय मतलब ओवरी के जो सरफेस एरिया है, उस पे कुछ फॉलिकल के सेल क्या होते हैं, अंदर की तरफ से चिपके रहते हैं, अंदर की तरफ से बचे रह जाते हैं। ठीक ना, अंदर में फॉलिकल कुछ सेल बचे रह जाते हैं। द एंट्रम ऑफ द कैलोप्सिड फॉलिकल फिल विथ अ पार्सली कोलेटेड फ्लूइड। पिच के पुटक के खाली जगह अधिकांश थक्के तरल पदार्थ से भरे रहते हैं। कहता क्या है कि जब फॉलिकल फट जाता है, पूर्ण रूप से खाली हो जाता है, उससे ओवम निकल जाता है, अंडाणु निकल जाता है, तो उसमें कुछ फॉलिकल के पुटक के कुछ कोशिकाएं उसके अंदर के सतह पे तो बचा रहता है, और साथ ही उसमें क्या होता है ना, थक्के तरल पदार्थ उसमें भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं भाई, थक्के तरल पदार्थ उसमें क्या होते हैं, भरे रहते हैं। इस बात को याद रखेंगे, उसमें थक्के तरल पदार्थ भी भरे रहते हैं। खाली फॉलिकल में, खाली पुटक में थक्के तरल पदार्थ भी भरे रहते हैं। द फॉलिकुलर सेल इनलार्ज एंड फिल विथ अ येलो पिगमेंट। पुटक कोशिकाएं बड़ी हो जाती है तथा पीले रंग के पदार्थ से भरा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और जानने के लिए मिल रहा है कि फॉलिकल का जो सेल है वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। कब, मान के चलिए ये फॉलिकल है, पुटक है, और ये फट गया, इससे ओवम निकल गया, और इसके अंदर फॉलिकल का कुछ सेल बच गया, और साथ ही इसके अंदर थक्का तरल पदार्थ बच गया। ठीक ना, तो अब जो इसके अंदर फॉलिकल का सेल बचा हुआ है वो धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा, इनलार्ज होगा। ठीक ना, और बड़ा होने के बाद ये पीले रंग के पदार्थ से भरा जाएगा। जो पदार्थ थक्का था वो धीरे धीरे पीला रंग का हो जाएगा। ठीक ना, सच अ फॉलिकल इज कॉल्ड कॉर्पस लुटियम, है ना, लिटरली येलो बॉडी। इस प्रकार के पुटक को कॉर्पस लुटियम या पीला काय कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि सेल तो बड़ी हो गई इसकी फॉलिकल की, साथ ही इसके अंदर क्या है, पीला द्रव्य पदार्थ भरा है। पीले पदार्थ भरे रहने की वजह से
अब इसे हम लोग क्या कहते हैं, येलो बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, येलो बॉडी। अब इस फॉलिकल का नाम पड़ गया येलो बॉडी। अब इसे हम लोग दो नाम से जानेंगे, या तो कॉर्पस लुटियम कहेंगे या तो इसे येलो बॉडी कहेंगे। तो जनरली कब सवाल पूछा जाता है कि जब फॉलिकल से ओवम निकल जाता है, पुटक से अंडाणु निकल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं भाई, उसे कॉर्पस लुटियम कहते हैं। अब खाली जगह को हम लोग कॉर्पस लुटियम कहेंगे, चूंकि उसके अंदर पीला कलर का, येलो कलर का लिक्विड भरा हुआ है, उसे हम लोग येलो बॉडी भी कहेंगे। ठीक है, कॉर्पस लुटियम या येलो बॉडी कहेंगे कब, जब फॉलिकल से ओवम निकल जाएगा तब। ठीक है, कहता है द ल्यूटीन सेल सेक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्राडियोल हार्मोन एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ल्यूटीन कोशिकाएं कम मात्रा में एस्ट्राडियोल हार्मोन तथा समान मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालते हैं। ल्यूटीन मतलब क्या कहता है, उस कॉर्पस लुटियम के अंदर जो सेल बचा हुआ था, अब उस सेल का नाम क्या पड़ रहा है, ल्यूटीन सेल कह रहा है। ठीक है, कौन सा सेल कह रहे हैं उसे हम लोग, ल्यूटीन सेल कह रहे हैं। और ल्यूटीन सेल क्या करती है कि कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में एस्ट्राडियोल हार्मोन निकालती है। ठीक है, कौन सा हार्मोन निकालती है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकालती है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रमुख हार्मोन है ना, वो एस्ट्राडियोल हार्मोन निकालती है कम मात्रा में, और नॉर्मल मात्रा में, ना ज़्यादा ना कम, उस मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालती है। तो कहने का क्या मतलब है कि जब फॉलिकल से, पुटक से ओवम निकल जाता है, तो वहाँ पे बची हुई सेल्स, फॉलिकल की जो सेल होती है वो अब कॉर्पस लुटियम की सेल कहलाएगी, मतलब ल्यूटीन सेल कहलाएगी। और वो ल्यूटीन सेल जो है कम मात्रा में एस्ट्राडियोल हार्मोन निकालेगी और नॉर्मल मात्रा में, बराबर की मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालेगी। ठीक है, अब वहाँ पर काम क्या होगा, हार्मोन निकालने का काम सिर्फ चलेगा। ठीक है, कॉर्पस लुटियम आल्सो सेक्रेट रिलैक्सिन। कहता क्या है कि कॉर्पस लुटियम रिलैक्सिन हार्मोन का भी सेक्रेट करती है। अभी अभी हम लोगों ने जाना कि जो कॉर्पस लुटियम है वो कौन कौन से हार्मोन निकालते हैं, एक एस्ट्राडियोल, दूसरा प्रोजेस्टेरोन और तीसरा कौन सा, रिलैक्सिन हार्मोन। तो इस तरह से जो कॉर्पस लुटियम जो है वो 3 प्रकार के हार्मोन निकालती है। ठीक ना, एस्ट्राडियोल, प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन, ये 3 प्रकार के हार्मोन जो कौन निकालती है, कॉर्पस लुटियम निकालती है। ठीक है, आगे कहता है देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन ग्राफेन फॉलिकल एंड कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम तथा ग्राफेन पुटक में कुछ विभिन्नताएं। अब जो कॉर्पस लुटियम के बारे में भी हम लोगों ने अभी पढ़ा, और ग्राफेन फॉलिकल्स मतलब ग्राफेन पुटक के भी बारे में पढ़ा। अब दोनों के बारे में कुछ अंतर क्या होता है वो जान लेते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में भी पूछ देते हैं सब्जेक्टिव में कि भाई बताओ कॉर्पस लुटियम और ग्राफेन फॉलिकल में क्या अंतर है। ठीक है, सबसे पहले ग्राफेन फॉलिकल्स के बारे में जान लेते हैं। कहता इट कंसिस्ट ऑफ एन oocyte जोना पेलुसिडा सेलुलर मेम्ब्रेनियस ग्रानुलोसा सराउंडेड बाय द थिका इंटरना एंड द थिका एक्सटर्ना। वहीं पे इधर कहता है इट कंसिस्ट ऑफ ल्यूटियम सेल्स, फिब्रिन एंड ब्लड क्लॉट। मैं इसको हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। यह अंड कोशिका जोना पेलुसिडा तथा कोशिकीय झिल्ली ग्रानुलोसा, थिका इंटरना तथा थिका एक्सटर्ना से बना होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो ग्राफेन फॉलिकल्स है ना, वो क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, अंड कोशिका oocyte से और जोना पेलुसिडा नामक परत से, तथा उसके ऊपर जो लेयर था कोशिकीय झिल्ली ग्रानुलोसा का, मतलब ग्रानुलोसा का जो लेयर था उससे, तथा थिका इंटरना है ना और थिका एक्सटर्ना, इन सारी परतों से बना होता है ये ग्राफेन फॉलिकल है ना, ग्राफेन पुटक। जबकि कॉर्पस लुटियम जो होता है वो ल्यूटियम सेल से बचा, मतलब उसमें ल्यूटियम सेल बचा रहता है, उससे फिब्रिन प्रोटीन से तथा थक्के वाले, क्लॉट वाले है ना, रक्त मतलब ब्लड से बना रहता है। तो जो कॉर्पस लुटियम है वो ल्यूटियम सेल, फिब्रिन प्रोटीन और ब्लड क्लॉट से बना रहता है। और ये जो है ये oocyte से, जोना पेलुसिडा से, सेलुलर मेम्ब्रेन ग्रानुलोसा से, थिका इंटरना तथा थिका एक्सटर्ना से बना रहता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। अगला हम लोग जानते हैं, आगे कहता है इसमें पुटकीय गुहा होती है जो पुटकीय द्रव से भरा रहता है। इट कंटेन फॉलिकुलर एंट्रम फिल्ड विथ फॉलिकुलर फ्लूइड। इधर कहता है इट कंटेन्स ब्लड क्लॉट, इसमें रक्त का थक्का पाया जाता है। तो कहता क्या है कि जो ग्राफेन फॉलिकल होता है उसमें क्या पाया जाता है, फॉलिकुलर एंट्रम होता है जो कि है ना फॉलिकुलर फ्लूइड से भरा रहता है, मतलब पुटकीय गुहा होती है जो पुटकीय द्रव से भरा रहता है। जबकि जो कॉर्पस लुटियम होते हैं उसमें ब्लड का थक्का पाया जाता है, ब्लड का क्लॉट पाया जाता है। ठीक है, इसका तीसरा जो अंतर है, तीसरा डिफरेंस है वो क्या है,
इट इज फॉर्म्ड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द ओवरी। इसका निर्माण अंडाशय के जर्मिनल एपिथेलियम द्वारा होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो ग्राफिन फॉलिकल है, जो ग्राफिन पुटक है, उसका निर्माण क्या चीज़ से होता है? जर्मिनल एपिथेलियम लेयर से होता है, जो कि ओवरी का परत था। जर्मिनल एपिथेलियम किसका परत था? शुरू में मैंने बताया था, ओवरी के ऊपर एक परत होता है जिसको जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, और उसमें क्यूबाइडल सेल भी पाया जाता है, मैंने बताया था। तो उन्हीं परतों से किसका निर्माण होता है? ग्राफिन फॉलिकल्स का निर्माण होता है, ग्राफिन पुटक का निर्माण होता है। जबकि कॉर्पस ल्यूटियम की हम लोग बात कर ले तो कहता क्या है? इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल्स। इसका निर्माण द्वितीयक अंडकोशिका के ग्राफिन पुटक से स्रावित होने के बाद होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कब होता है? जब ग्राफिन फॉलिकल फटेगा, है ना, ग्राफिन फॉलिकल फटेगा और उससे ओवम बाहर निकल जाएगा, oocyte बाहर निकल जाएगा, अंडकोशिका बाहर निकल जाएगी, तो क्या होगा? वो खाली जगह बचेगा, उसी खाली जगह हम लोग क्या कहेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जब ग्राफिन फॉलिकल फट जाता है और उससे oocyte बाहर निकल जाता है, तब जो खाली जगह वहाँ बचता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और उस कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण ग्राफिन फॉलिकल के फटने के बाद ही होता है और ओवम निकलने के बाद। ठीक है। इसका चौथा डिफरेंस कहता है इट्स ग्रानुलर सेल सेक्रेट एस्ट्रोजन। इसका ग्रानुलर कोशिका एस्ट्रोजन हार्मोन निकालता है, जबकि कहता है इसमें कॉर्पस ल्यूटियम में इट्स सेक्रेट प्रोजेस्ट्रॉन। इसकी कोशिकाएं प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन निकालती। कहने का मतलब क्या है कि जो ग्राफिन फॉलिकल है उसमें जो ग्रानुलर सेल था वो कौन से हार्मोन निकालती है? एस्ट्रोजन हार्मोन निकालती है। ठीक है। जबकि कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर जो ल्यूटिन सेल है वो कौन से हार्मोन निकालती है? वो प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन निकालती है। तो दोनों दो प्रकार के, दो अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकालती हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन हम लोगों ने पढ़ लिया है। डिफरेंस बिटवीन के बाद अब एक टॉपिक और बचा हुआ है, फॉलिकल के बारे में, वो जान लेते हैं। कहता क्या है कि डिजनरेटेड पार्ट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकेंस, लिटरली मीनिंग व्हाइट बॉडी। कॉर्पस ल्यूटियम के नष्ट हुए भाग को कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। इसका अर्थ सफ़ेद काय होता है। ठीक है। कहता क्या है कि जब फॉलिकल फटा था, जो ग्राफिन फॉलिकल्स था ये फटा था और इससे ओवम बाहर निकल गया था, तो ये खाली जगह को हम लोग क्या बोल रहे थे भाई? कॉर्पस ल्यूटियम बोल रहे थे। ठीक ना, कॉर्पस ल्यूटियम बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे? क्योंकि इसमें ल्यूटिन सेल था और पीला कलर का कोई द्रव्य पदार्थ था, जिसके वजह से इसे हम लोग क्या बोल रहे थे? कॉर्पस ल्यूटियम बोल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे ये क्या होता है कि जो इसमें येलो लिक्विड था वो धीरे धीरे वाइट लिक्विड में कन्वर्ट होता है और धीरे धीरे इसका कलर जो होता है वाइट होता चला जाता है और ये धीरे धीरे छोटा भी होता चला जाता है। तो उसके बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम, कहने का मतलब है कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे खत्म हो जाती है और कॉर्पस ल्यूटियम के जगह पे, है ना, वाइट बॉडी का निर्माण हो जाता है जिसे हम लोग कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है कि कॉर्पस ल्यूटियम जब डिजनरेट कर जाती है तो उस जगह किसका फॉर्मेशन होता है? तो कहेंगे उस जगह कॉर्पस एल्बिकेंस का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक प्रकार का वाइट बॉडी है ना, सफ़ेद काय है। ठीक है। आगे एक नया टॉपिक आ रहा है, लिखा हुआ फंक्शन ऑफ ओवरी, अंडाशय के कार्य। ठीक ना। कहता इट्स फंक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ ओवम एंड सेक्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन। इसका कार्य अंडाणु का निर्माण तथा मादा लिंगी हार्मोन का स्रावित करना है। अब यहाँ पे ओवरी का कुछ काम दिया हुआ, फंक्शन दिया हुआ है कि ओवरी क्या क्या काम करता है। सबसे पहले ओवरी जो है ओवम, फीमेल गैमिट ओवम, मादा युग्मक अंडाणु का निकालती है, अंडाणु को बाहर निकालती है। और दूसरा क्या करती है कि ये फीमेल सेक्स हार्मोन, मादा लिंगी हार्मोन का भी स्राव करती है, मादा लिंगी हार्मोन भी निकालती है। अभी अभी हम लोगों ने बहुत सारे हार्मोन का भी नाम जाना था, वो इसी ओवरी से ही निकलता है। आगे कहता है टू फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वेजिना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। दो अंडवाहिनी तथा गर्भाशय तथा योनि के मिलने से मादा जनन नली का निर्माण होता है। याद जिस प्रकार हम लोगों ने नर जनन नली के बारे में पढ़ा था, ठीक ना, ठीक उसी प्रकार अब हम लोग मादा जनन नली के बारे में पढ़ेंगे, जिस नली होकर ओवम जो है, अंडाणु जो है, वो मादा के मतलब फीमेल के बॉडी से बाहर निकलेगा। तो जिस प्रकार मेल के, नर के शरीर से स्पर्म बाहर निकलता था तो उसको हम लोग मेल एक्सेसरी डक्ट कहते थे, है ना, नर जनन नलिका कहते थे। ठीक उसी प्रकार जब फीमेल के बॉडी से ओवम निकलेगा उस रास्ता को हम लोग फीमेल एक्सेसरी डक्ट कहेंगे, हिंदी में मादा जनन नली कहेंगे। ठीक है। तो इसका निर्माण कैसे होता है? तो दो जो है फैलोपियन ट्यूब, एक यूटेरस और एक वेजिना के मिलने से, है ना, ये जो है तीनों के मिलने से किसका निर्माण होता है? फीमेल एक्सेसरी डक्ट का।
मादा जनन नली का निर्माण होता है। तो ये हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। इसके और भी पार्ट्स मैंने पीछे वाले वीडियो में डाल रखे हैं, आप लोग वहाँ से इसे देख भी सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट्स। ओके, बाय।